हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश किया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी यूज़ आने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? एक कैपिटल जो कंपनी यूज़ कर रही है उसकी कॉस्ट। और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस एनी अमाउंट पेड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। आपने कैपिटल को यूज़ करने के लिए जो भी अमाउंट पे किया, दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी डिबेंचर और लोन कैपिटल को यूज़ करने के लिए क्या पेमेंट करती है? इंटरेस्ट। जबकि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर यूज़ करने के लिए कंपनी क्या करती है? डिविडेंड पेमेंट करती है। रिटेन अर्निंग के लिए कंपनी कोई भी पेमेंट नहीं करती है, इसलिए रिटेन अर्निंग का जो कॉस्ट कैलकुलेशन है वो नॉशनल बेसिस पे होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो हाँ, ऑब्जेक्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल? तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का सबसे पहला ऑब्जेक्ट है टू डिसाइड रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स, की फंड अपने को कहाँ से अरेंज करना है। और सेकंड मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हम लोगों को क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ होती है। ये दो मेन पर्पज़ है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। और इस पूरे चैप्टर में अगर देखा जाए तो पहले आपको इंडिविजुअल कैपिटल का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद उसको यूज़ करके आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करना है? कैलकुलेट करना है। समझ में आया? तो सबसे पहले जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ लोन, केडी। तो इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट होता है। इंटरेस्ट हमेशा बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से पेमेंट होता है, इसलिए पहले केडी बिफोर टैक्स कैलकुलेट होता है, बाद में आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होता है। तो केडी बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना हो तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। और अगर केडी आपको आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? केडी बिफोर टैक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स। और अगर आपको केडी डायरेक्टली आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना हो तो इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस नेट इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100। इसी तरह से जब हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करते हैं तो ये डायग्राम अपने दिमाग में सेट होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि डिबेंचर्स इररिडीमेबल है या रिडीमेबल है। अगर डिबेंचर्स इररिडीमेबल है, मतलब क्वेश्चन में अगर रिडम्पशन पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमारे पास केडी कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा मेथड? ट्रेडिशनल। और अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं, अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं तो केडी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप बिफोर टैक्स एक आप ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, और एक आप ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब टाइम वैल्यू मनी मेथड को यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके जो डिबेंचर्स हैं वो क्या है? इररिडीमेबल है। अभी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी रिवीजन के वक्त, क्योंकि आप क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर चुके हो। तो थोड़ा सा मेरे साथ इन्वॉल्व रहो क्लास में, जैसा अपन साथ में बोलते हैं ना, आप साथ में बोलो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या चीज़? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कौन से? इररिडीमेबल डिबेंचर। तो कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर की बात करूँ तो लाइफ लंबी होती है, पर उसका फॉर्मूला केडी कैलकुलेट करने का छोटा है। तो लोन की तरह ही यहाँ पे केडी कैलकुलेट होता है। तो अगर आपको केडी बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है तो आई डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100। और आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है तो केडी बिफोर टैक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स करो। और अगर डायरेक्ट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100। और यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। तो इट डजेंट मैटर कि इशू किस पे हो रहा है या रिडीम किस पे हो रहा है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा नेट प्रोसीड पे हो। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे हम लोग करते हैं। एनपी मतलब नेट प्रोसीड, और नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट होगी वो डिपेंड करता है कि इशू कैसे होगा। तो नेट प्रोसीड इक्वल्स टू क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या माइनस डिस्काउंट माइनस इशू एक्सपेंस, वो नेट प्रोसीड होता है। तो नेट प्रोसीड जनरली कैलकुलेट होती है न्यू कैपिटल जब हम लोग रेस करते हैं। और अगर मुझे एग्जिस्टिंग कैपिटल का कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे फिर नेट प्रोसीड की जगह किसको यूज़ करना पड़ता है? मार्केट प्राइस को यूज़ करना पड़ता है। समझ में आया? इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स जिनका रिडम्पशन पीरियड फिक्स हो, तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम लोग कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग सॉल्व करें तो डायरेक्ट अगर केडी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि टैक्स बेनिफिट ओनली सिर्फ अपने पास किस पे अवेलेबल है? इंटरेस्ट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जब हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से जाते हैं
तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या बोलता है? ट्रायल एंड एरर मेथड बोलता है कि KD इज दैट डिस्काउंट रेट सिमिलर टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. KD इज दैट डिस्काउंट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो, कंपनी के लिए जो एनुअल आउटफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रोसीड के बराबर हो जाए, दैट डिस्काउंट रेट इज KD. तो इस केस में कंपनी का जो एनुअल कैश आउटफ्लो है ना, कंपनी का जो एनुअल कैश आउटफ्लो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी रिडीम कैसे कर रही है. तो अगर कंपनी लमसम रिडीम करती है या कन्वर्जन से रिडीम करती है तो हर साल इंटरेस्ट इनटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स, मतलब इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स के बराबर आउटफ्लो होगा, और लास्ट ईयर में जाके क्या होगा, रिडीमेबल वैल्यू के बराबर क्या होता है, आउटफ्लो होता है. और अगर लमसम रिडम्पशन होता है तो हर साल इंटरेस्ट और रिडीमेबल वैल्यू का जो इंस्टॉलमेंट है उसका क्या होता है, आउटफ्लो होता है. तो मुझे लगता है कि अगर ट्रायल एंड एरर मेथड आपको बोला जाए तो फर्स्ट दो कंडीशन में, कौन सा, लमसम रिडम्पशन और रिडम्पशन बाय कन्वर्जन के केस में, पहले आप ट्रेडिशनल मेथड से कॉस्ट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बेसिस पे आप ट्रायल एंड एरर में दो रेट लेके निकाल सकते हो. समझ में आया? तो ये अपना रहता है KD, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. हम लोगों ने लिया था कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और सिमिलर टू डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर KP की कैलकुलेशन कैसे होगी वो डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल है या रिडीमेबल है. अगर प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल है तो ट्रेडिशनल मेथड में छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है, KP आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू D डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100, और D मतलब डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे. समझ में आया? और KD और KP में अगर बात करें तो जैसे डिबेंचर पे कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती है जो हमेशा बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से पेमेंट होता है, इसीलिए इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट अवेलेबल होता है. जबकि कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट करती है, कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट करती है वो हमेशा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से होता है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे टैक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, इसलिए KP हमेशा आफ्टर टैक्स होता है. तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का जो पेमेंट है ना, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का जो पेमेंट है वो कंपनी हमेशा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से करती है, इसलिए KP हमेशा क्या होता है, आफ्टर टैक्स आता है. समझ में आया? तो KP इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स. तो अगर आपके प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल है तो क्या फॉर्मूला बोला अपन ने, D डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100. ठीक है, D समझ गए? D मतलब डिविडेंड. डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे. नेट प्रॉफिट समझ गए? नेट प्रॉफिट मतलब इशू करने से कितना पैसा आएगा. तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू वही फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, अगर हो तो होता नहीं है, माइनस इशू एक्सपेंस. ये होता है जब आप एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर, नहीं, ये होता है जब आप न्यू प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, और अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो नेट प्रॉफिट की जगह आपको मार्केट प्राइस यूज करना पड़ता है. समझ में आया? और अगर आपके प्रेफरेंस शेयर क्या है, रिडीमेबल है, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है तो वी हैव टू ऑप्शन, हमारे पास दो ऑप्शन है. एक कौन सा है, ट्रेडिशनल मैथड. तो अगर आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है KP कैलकुलेट करने के, एक ट्रेडिशनल मैथड और एक ट्रायल एंड एरर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो ट्रेडिशनल मैथड इज सिमिलर टू KD. तो KP आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू D प्लस, वेरी गुड, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय N एंड होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 2 इंटू 100. समझ में आया? और अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हैं, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हैं तो एक तरीका और है अपने पास, कौन सा, ट्रायल एंड एरर मेथड. और ट्रायल एंड एरर मेथड क्या बोलता है, KP इज दैट डिस्काउंट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट. समझ में आया? और इस केस में वही सेम तरीका है. अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन लमसम है या कन्वर्जन से है तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से आप क्या कर सकते हो, लोअर रेट और हाई रेट ले सकते हो. पर लोअर रेट पे जो प्रेजेंट वैल्यू वो नेट प्रॉफिट से ज़्यादा होनी चाहिए, और हायर रेट पे जो प्रेजेंट वैल्यू है, हायर रेट पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो नेट प्रॉफिट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. समझ में आया? अरे समझ में आया? ठीक है. उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने बात किया था कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ऐसा बोल सकते हैं KD और KP ऑलमोस्ट सेम है. फ़र्क क्या है कि KD में इंटरेस्ट आता है, KP में डिविडेंड आता है. दूसरा ये कि इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है, डिविडेंड पे टैक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं. उसके अलावा दोनों चीज़ें सेम है. पर इक्विटी का कैलकुलेशन जो है ना वो KD और KP से बिल्कुल अलग है. क्यों? क्योंकि इक्विटी पे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है,
और दूसरी चीज़ की इक्विटी जनरली इररिडीमेबल है। इक्विटी जनरली क्या है? इररिडीमेबल है। तो इक्विटी का कॉस्ट कैलकुलेट करें तो इक्विटी का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो थियोरीज बनी है उन्होंने क्या बोला कि कंपनीज दो तरह की होती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जितना अर्न करती है उतना ही डिविडेंड देती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जिनका अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, तो रिटेन नहीं करती है, और रिटेन नहीं करती है तो वो ग्रोथ नहीं करती है, इसलिए उनका अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर ईयर बाय ईयर कांस्टेंट होता है। तो ऐसी कंपनीज का केई कैलकुलेट करने के लिए या तो आप डिविडेंड यील्ड मेथड लो या अर्निंग यील्ड मेथड लो। तो अगर आप अर्निंग यील्ड मेथड लोगे तो अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। अगर आप डिविडेंड यील्ड मेथड लोगे तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सोचो अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर इक्विटी शेयर कैसे निकालोगे? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी है, सुन रहे हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी है आपका, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या करो? डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अर्निंग पर शेयर कितना है। ठीक है। और अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका अर्निंग पर शेयर इज नॉट इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, या यूं कह लो कि डिविडेंड पर शेयर इज नॉट इक्वल टू अर्निंग पर शेयर। तो जितना वो अर्न करते हैं उतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कुछ रिटेन कर लेते हैं। तो जो कंपनीज रिटेन करती है तो उनकी नेक्स्ट ईयर में कैपिटल बढ़ जाती है, कैपिटल बढ़ने से उनका अर्निंग बढ़ जाता है, तो वो ग्रोथ कंपनीज होती है। और ग्रोथ करने वाली कंपनीज के केस में अगर अपने को केई कैलकुलेट करना है तो डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ मेथड फॉलो करना पड़ता है। और डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ रेट मेथड का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं D1 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस D। D1 मतलब नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मार्केट प्राइस मतलब आज की मार्केट प्राइस P0। इसको ऐसा भी बोल सकते हो D1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। D1 नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड या नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो भी है, P0 मतलब आज का मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। बहुत सी बार क्वेश्चन में ग्रोथ रेट नहीं दिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ रेट इक्वल्स टू R इंटू आर। क्या बोला मैंने? ग्रोथ रेट इक्वल्स टू R इंटू आर। R इंटू आर मतलब क्या हुआ? रिटेन रेशियो मल्टीप्लाई बाय R इंटू आर का मतलब क्या हो गया? R इंटू आर मतलब रिटेन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इनको मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट ग्रोथ रेट। समझ में आया? इन तीनों फॉर्मूलों में अगर आपको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का कॉस्ट कैलकुलेट करना है देन वी विल यूज मार्केट प्राइस। पर अगर आपको न्यू इक्विटी शेयर, नए इक्विटी शेयर हम लोग इशू करने वाले हैं और उनकी न्यू इक्विटी शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हमको मार्केट प्राइस की जगह क्या होगा? नेट प्रोसीड यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज नेट प्रोसीड इन प्लेस ऑफ मार्केट प्राइस। नेट प्रोसीड मतलब वही इशू प्राइस माइनस उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। और इशू प्राइस नहीं दी है तो वी विल कंसीडर इशू प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो फिर वो मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? माइनस हो जाता है। समझ में आया? अभी कुछ क्वेश्चंस आपने किए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस 200 है, मार्केट प्राइस 200 है। ठीक है। एक क्वेश्चन में ऐसा आपने किया हो तो याद होना चाहिए कि एक क्वेश्चन में अपने को ऐसा दिया था कि मार्केट प्राइस कितना है? 200 मार्केट प्राइस है। ठीक है। और इशू प्राइस मान लेते हैं कितना है? 190 है। और इशू एक्सपेंसेस फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है 5 रुपीज पर एक्सपेंसिव। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा ना देन वी विल यूज 200। पर अगर मैं नए इक्विटी शेयर का कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा देन वी हैव टू यूज 185 एज नेट प्रॉफिट। और अगर इस केस में ये नहीं दिया होगा कि इशू कितने पे हो रहा है तो मैं ये एजम्पशन लूंगा कि कंपनी जो है वो मार्केट प्राइस पे शेयर इशू करेगी। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट 195 है और मैं नए शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट कितनी लूंगा? 195 लूंगा। तो इन तीनों मेथड में ध्यान रखना कि अगर आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो देन वी हैव टू यूज मार्केट प्राइस। और अगर आप मैं न्यू इक्विटी शेयर का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस। और अगर इशू प्राइस दी हुई है तो इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस करके निकालना पड़ेगा। ये तीनों मेथड होते हैं। और अगर कभी क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दी हुई हो एग्जिस्टिंग की तो यू कैन फाइंड आउट मार्केट प्राइस पर शेयर। कैसे निकालेंगे बताओ? तुम्हारे दिमाग में हो तो मार्केट प्राइस पर शेयर सोचो। वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर।
समझ में आया? उसके बाद एक होता है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। ये बिल्कुल अलग है। ये कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल है, एक थ्योरी है। और इस थ्योरी में क्या बोला कि जब आप केई कैलकुलेट करते हो ना, तो कंपनी को उतना पेमेंट करना पड़ता है जितना इक्विटी शेयर होल्डर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझे? जितना कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं ना, उतना ही कंपनी को पेमेंट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग केई इक्वल्स टू रिटर्न एक्सपेक्टेशन बाय इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। तो केई इक्वल्स टू रिटर्न एक्सपेक्टेशन बाय इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आया? और इस केस में क्या बोला कि अगर आपकी कंपनी में रिस्क नहीं है, अगर आपकी कंपनी में रिस्क नहीं है तो केई इक्वल्स टू आरएफ। अगर आपकी कंपनी में रिस्क नहीं है तो केई इक्वल्स टू आरएफ। आरएफ मतलब क्या हो गया? आरएफ मतलब रिटर्न ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। और अगर आपकी कंपनी में रिस्क है तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा। तो इन्होंने फाइनली जो फॉर्मूला दिया, क्या फॉर्मूला दिया मुझे बताओ? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल में फॉर्मूला दिया केई इक्वल्स टू आरएफ प्लस इक्विटी बीटा इनटू आरएम माइनस आरएफ। तो के आरएफ का मतलब क्या हो गया? रिटर्न ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। बी मतलब क्या है? बीटा। और आरएम मतलब रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, और आरएफ वही रिटर्न ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। और इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिस्क प्रीमियम। तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो जहां भी ऐसा बीटा रिस्क प्रीमियम ऐसा दिया है, मतलब आपको केई का कैलकुलेशन जो है ना, वो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल से करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हो सकता है कि आप गलती करो, वो कौन सा है? बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब इसको हम लोग रियलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं या यील्ड मेथड भी बोलते हैं। रियलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, या दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज यील्ड मेथड। तो ये बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये जो है ना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट पर क्या है? बेस्ड है। तो ये मेथड क्या बोलता है कि जैसे केडी और केपी मतलब जब डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी से भी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही इक्विटी का कैलकुलेशन भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर बेस्ड है। तो इक्विटी का कैलकुलेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? केई कैलकुलेट कर सकते हैं। पर फर्क क्या है? केडी और केपी में डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का जो रिडीमेबल होते हैं तो उनका रिडम्पशन पीरियड फिक्स होता है। तो जैसे बोला कि डिबेंचर 5 ईयर्स के बाद रिडीम होंगे, तो हम लोग जो कंपनी का आउटफ्लो लेते हैं वो 5 ईयर्स तक का लेते हैं। अगर आपको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, तो मैं 10 साल तक का कंपनी का आउटफ्लो लेके क्या कर सकता हूं? केपी कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। पर इक्विटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इक्विटी आर इररिडीमेबल। इक्विटी जो है वो इररिडीमेबल है, तो ऐसा पीरियड फिक्स नहीं होता है 5 साल 10 साल। तो क्वेश्चन में क्या होता है? आपको बिगिनिंग की मार्केट प्राइस दी हुई होती है, दैट विल बी योर नेट प्रोसीड, और कुछ साल के बाद का मार्केट प्राइस दिया होता है। मतलब ये हुआ कि एक इन्वेस्टर केडी केपी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होता है, और केई का जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है ना, वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिल रहा है, वही कंपनी की क्या कॉस्ट है। क्योंकि जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है वही कंपनी पे कर रहा है, तो जो इन्वेस्टर का रिटर्न है वही कंपनी की क्या है? कॉस्ट है। तो इस केस में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कि 4 साल बाद मार्केट प्राइस ये होगी, इसका मतलब सिर्फ 4 ईयर के लिए ही कंसीडर करके आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है। समझ में आया? अगर आपको 5th ईयर एंड का मार्केट प्राइस दिया, मतलब 5 साल के लिए आपको लेना है, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा? केई इज दैट डिस्काउंटेड एट विच एट विच प्रेजेंट वैल्यू of annual cash inflow for investor point of view is equals to net proceed current market price के बराबर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिए हुए। तो ये अपना था कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी, ये आपका कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी केआर। तो केआर में क्या है? अगर आपका पर्सनल टैक्स रेट और ब्रोकरेज नहीं है तो वी कैन से कि केआर इक्वल्स टू केई, और अगर पर्सनल टैक्स रेट और ब्रोकरेज है तो फिर उस केस में केआर का कैलकुलेशन जो है वो क्या फॉर्मूला यूज करके करना है? केआर इक्वल्स टू केई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पर्सनल टैक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ब्रोकरेज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है वो क्या रहता है? जनरली अपन बोलते हैं कि केआर इक्वल्स टू केई,
और इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100, या आपके पास अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 है, या आपके पास डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ है। तो आप इन तीनों में से किसी भी मेथड से के ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे तो 5 मेथड है, तो आप इन तीनों में से किसी भी मेथड से के ही निकाल सकते हो। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप इनमें से किसी भी मेथड को यूज करके क्या कर सकते हो, के आर भी कैलकुलेट कर सकते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता है कि मैं यहां पर के ही कैलकुलेट करने के लिए, सुन रहे हो, मैं यहां पर के ही कैलकुलेट करने के लिए इसकी जगह नेट प्रोसीड यूज कर सकता हूं, इनकी जगह नेट प्रोसीड यूज कर सकता हूं। पर केआर की कैलकुलेशन के लिए यहां पे हमेशा क्या होगा, मार्केट प्राइस ही आएगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग से जब शेयर इशू करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट क्यों निकालते हैं, अगर एक ही प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा सोर्सेज का फंड इन्वेस्टेड हो तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट से मिलने वाला जो रिटर्न है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, सोर्सेज ले लो, अमाउंट या तो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू जैसा क्वेश्चन बोले, फिर उसके बाद में उनका या तो रेशो, वेट या प्रोपोर्शन, फिर कॉस्ट हमेशा ध्यान रखना आफ्टर टैक्स होनी चाहिए, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो। और केओ का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट इनटू 100, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट इनटू 100 करके आप केओ कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? ओके। उसके बाद 2-3 चीज़ें मुझे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगती है, मतलब जहाँ बच्चा गलती करता है, तो 2-3 चीज़ें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। पहला कि जितनी भी कॉस्ट है वो सारी क्या होनी चाहिए, आफ्टर टैक्स होनी चाहिए। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो रहता है लोन और डिबेंचर में, क्योंकि लोन और डिबेंचर की जो कॉस्ट है वो बिफोर टैक्स होती है, जबकि अपने को यहाँ पे हमेशा क्या करना है, आफ्टर टैक्स कंसीडर करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप अमाउंट लिखते हो ना सेकेंड कॉलम में, तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो मैं बुक वैल्यू वेट लूँ या मार्केट वैल्यू वेट लूँ। अगर मैं बुक वैल्यू वेट लूँगा तो सबका बुक वैल्यू आपको दिया हुआ है वही लेना है। पर जब मार्केट वैल्यू लेते हैं ना तो सबसे बड़ा इशू क्या है पता है, मार्केट वैल्यू वेट जब लेते हैं ना तो रिटेन अर्निंग का मार्केट प्राइस नहीं होता है। और रिटेन अर्निंग का मार्केट प्राइस जो है ना वो इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस का ही एक पार्ट होता है। तो आपको उस केस में क्या करना पड़ता है, इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस है, कैसे आता है इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस पता है, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करके वी कैन फाइंड आउट टोटल मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। उसको आपको इक्विटी में और रिटेन अर्निंग में क्या होता है, डिवाइड करना पड़ता है। किस रेशो में, उनकी बुक वैल्यू के रेशो में। उनकी बुक वैल्यू जो है उसके रेशो में आपको इक्विटी की मार्केट प्राइस को इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग में डिवाइड करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा करना कंपल्सरी तब है जब के आर इज नॉट इक्वल्स टू के ई। और अगर के आर के ई बराबर है, इफ के आर इक्वल्स टू के ई, तो आपको इक्विटी की मार्केट प्राइस के अंदर से रिटेन अर्निंग की मार्केट प्राइस अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया? तो क्या लिखा हुआ है देखो, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर बोलें तो इफ के आर इक्वल्स टू के ई, अगर के आर इक्वल्स टू के ई है तो क्या लिखा हुआ है, नो नीड ऑफ डिवीजन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बिटवीन इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। नो नीड, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इफ के आर इज नॉट इक्वल्स टू के ई, तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी वी हैव टू डिवाइड बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। समझ में आया? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो केओ निकालते हो रहा, 3 तरह का केओ होता है। एक होता है एग्जिस्टिंग केओ में आपको एग्जिस्टिंग कैपिटल लेनी होती है। एक होता है आपका वेटेड एवरेज मार्जिनल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मुझे सिर्फ नई कैपिटल को लेके केओ निकालना है। और एक होता है रिवाइज्ड
रिवाइज में क्या होता है, ओल्ड प्लस न्यू। रिवाइज में क्या होता है, ओल्ड प्लस न्यू कैपिटल को लेके हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड प्लस न्यू, सुन रहे हो, रिवाइज जब निकालते हैं ना, रिवाइज, तो रिवाइज की कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल को लेके हम लोग क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो ये जो भी मैंने डिस्कस किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी आप लोगों ने पढ़े हैं ना, जिसमें ऐसा लिखा होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम मतलब जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, उसी कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होगा, उसी में आपका नया भी क्या होगा, इश्यू होगा, नई कैपिटल भी उसी प्रोपोर्शन में क्या होगी, इश्यू होगी। तो ये जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का एक फास्ट रिवीजन है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद कैपिटल स्ट्रक्चर।